नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। संदेश मैगजीन की सीरीज में ये होने वाला है लेक्चर नंबर 12। तो आपसे सिर्फ इतनी दरखास्त है कि पिछले 11 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर दोस्तों देखिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। और शॉर्ट नोट्स काय में बनाने हैं, 50 रुपए के एक पतले रजिस्टर में आपको बनाने हैं, ताकि एंड मोमेंट पर सरकारी सोर्सेज यानी कि संदेश मैगजीन के टिप टू क्रिस्प नोट्स आपके पास मौजूद हों। और आज के इस लेक्चर नंबर 12 में हम मार्च महीने की संदेश मैगजीन को डिस्कस करेंगे। अब आप में से जो विद्यार्थी नए हैं वो कहेंगे सर मार्च महीने की मैगजीन का मतलब क्या है, तो अपडेट देना जरूरी होता है, तो वो प्रोटोकॉल मैं अभी भी पूरा करूंगा। देखो भैया, जनवरी की मैगजीन बाकी है हमारी, फरवरी की मैगजीन बाकी है, मार्च की मैगजीन आज कंप्लीट हो जाएगी, है ना। मार्च वाली मैगजीन आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अप्रैल महीने की हमारी जो है डन हो चुकी है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक की हमारी डन हो चुकी है ना। ये महीने जो है हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7, आज ये हमारा 8वां महीना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नवंबर की संदेश मैगजीन अभी सरकार ने लॉन्च करी नहीं है और दिसंबर का महीना तो अभी शुरू हुआ ही है। तो नवंबर और दिसंबर ये दो मैगजीन अभी हमारे पास नहीं है, तो जब आएंगी तब इनको हम कंप्लीट करेंगे। और आज के इस लेक्चर में मैं मार्च की मैगजीन कंप्लीट करूंगा, फिर अगले लेक्चर में फरवरी और उसके अगले लेक्चर में जनवरी की मैगजीन को कवर करेंगे। उम्मीद है कि जब तक मैं जनवरी की मैगजीन को कवर करूंगा तब तक कम से कम नवंबर महीने की मैगजीन तो आ जाएगी, तो फिर हम नवंबर कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि अब इस सीरीज में हमारे 1 2 3 और 4 लेक्चर आने हैं। उसके बाद 15-20 दिन का, इसमें 25 दिन का गैप आ जाएगा, क्योंकि दिसंबर महीने की मैगजीन फिर सरकार अगले साल जनवरी में लॉन्च करेगी, तो फिर मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा जब वो आएगी। ठीक है। तो अभी 4 लेक्चर तो अब फटाफट आएंगे, फिर 5वें लेक्चर के बाद हमारी सीरीज समाप्त हो जाएगी और 12 महीने की संदेश मैगजीन, सरकारी सोर्स, सरकारी डेटा सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के लेक्चर नंबर 12 की शुरुआत करते हैं। लेक्चर नंबर 12 की शुरुआत करेंगे। और आज जो पहली खबर हमारे पास है, ये नई खबर नहीं है, ये खबर हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, लेकिन विद्यार्थियों का इस खबर में डाउट आया था। तो आपको अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं जब तक मैं भभूत सिंह के बारे में पढ़ाऊंगा। और जैसे ही मैंने राजा भभूत सिंह के बारे में कवर कर पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप समझना चाहते हैं कहानी को तो जरा मेरे साथ जो है आप रुकिएगा। यहां पर मैंने आपको, यहां पर देखिएगा, जैसे कि मैंने आज का लेक्चर नंबर कौन सा बताया, ये आज का लेक्चर नंबर है दोस्तों कौन सा, 12। संदेश मैगजीन का लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया था, जब मैंने आपको संदेश मैगजीन का लेक्चर नंबर 8 पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि राजा भभूत सिंह का संबंध जो है, राजा भभूत सिंह का संबंध कोरकू जनजाति से है, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था। अब हुआ क्या, इससे एस्पिरेंट्स को कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ जगह इसे गोंड जनजाति भी पढ़ा हुआ है। यानी कि आप में से कुछ एस्पिरेंट्स के कमेंट हमने देखे, जिससे हमको ये पता चला कि आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो हमको कमेंट में कह रहे थे कि सर जो राजा भभूत सिंह है इनका संबंध कोरकू जनजाति से है या गोंड जनजाति से है, क्लियर करिए, क्योंकि हमने तो गोंड भी पढ़ रखा है, आप कोरकू पढ़ा रहे हो। अब देखिए, मैं अगर कोरकू पढ़ा रहा हूं तो हवा में तो नहीं पढ़ा रहा हूं, उसका कुछ कारण है। तो सारे कारण सबूत मैं आपके लिए लेके आया हूं और अंत में आपको आंसर भी मैं बता दूंगा। लेकिन आंसर पे जंप करें हम डायरेक्ट, उससे पहले आपको दावपेच पता होने चाहिए कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर किस तरीके से क्या डेटा सर्च करना पड़ता है। क्योंकि आप सेल्फ स्टडी जब आप करते हो तो आप ऐसी चीजों को कहीं स्किप ना कर दें, है ना, तो उससे भी आपको एक सीखने को मिलेगा। तो मैंने कोरकू जनजाति पढ़ाया है ना, मैंने कोरकू जनजाति पढ़ाया। विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसका आंसर गोंड भी हो सकता है, हमने दूसरी जगह पढ़ा है या हमने किसी किताब में पढ़ा है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा कंफ्यूजन है, तो इसी कंफ्यूजन को हमको क्लियर करना है कि राजा भभूत सिंह गोंड थे या कोरकू। ठीक है। तो मैंने सर्वप्रथम यहां पर देखिए बहुत प्रेजेंटेशन के साथ मैं चीज को लेके आया हूं। इसको मैं मौखिक भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन मौखिक डिस्कस नहीं करना चाहता। डायरेक्ट गूगल सर्च करने पर इसका आंसर गोंड जनजाति आता है। ठीक है,
मैंने पढ़ाया है कोरकू। लेकिन गूगल पे जब हम डायरेक्ट सर्च करते हैं कि राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे, देखिए मैंने सर्च किया राजा भभूत सिंह किस जनजाति के थे, तो गूगल हमसे क्या कह रहा है, राजा भभूत सिंह किस जनजाति के थे, तो गूगल हमसे कह रहा है कि राजा भभूत सिंह जो है वो गोंड जनजाति के थे। चलिए अब मैं स्पेसिफिकली क्या करता हूं, गूगल जो आंसर देता है एमपी स्पेसिफिक, मैं उस पर एक बार में यकीन नहीं करता, क्योंकि गूगल पे काफी सारा डेटा आउटडेटेड रहता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। इसीलिए ये समस्या आपके साथ भी आती होगी कि कभी भी आप गूगल पे विश्वास नहीं कर सकते एमपीजी के पढ़ने के लिए, हमें हमेशा किताबों या किसी अखबार या सरकारी डेटा पर ही यकीन करना पड़ता है। लेकिन यहां पर तो गोंड आ गया, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्ट गूगल सर्च करने पर विश्वसनीयता उतनी बनती नहीं है, तो मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर एक बार नहीं 2 बार कोरकू जनजाति का जिक्र देखने को मिलता है। यह मध्य प्रदेश की जनसंपर्क विभाग ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट, यहां पर जब मैं राजा भभूत सिंह के बारे में मैंने पढ़ा था, तो मैंने खुद यहीं से डेटा उठाया था, कोरकू जनजाति से संबंधित है राजा भभूत सिंह, तभी मैंने आपको कोरकू पढ़ाया था। तो राजा भभूत सिंह के संदर्भ में एक बार कोरकू समाज का जिक्र किया, फिर से जनसंपर्क की वेबसाइट पर फिर से एक बार कोरकू समाज का जिक्र हुआ, यानी कि एक ही पैराग्राफ में सरकार ने 2 बार कोरकू समाज का जिक्र किया राजा भभूत सिंह को समझाने के लिए। अब मेरे लिए इतना स्पष्ट था, मैंने कहा चलिए कोरकू जनजाति को ही फिर हम मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी उतना ही कह रही है। तो मेरा कोरकू लेने का एक ये कारण था, ठीक है। अच्छा, फिर आगे देखिएगा पूरे इंटरनेट पर राजा भभूत सिंह की यही एकमात्र चित्र उपलब्ध है जिसको हर जगह यूज किया जाता है। जैसे कि ये कोई यूट्यूब वीडियो है, एमपीपीएससी की किसी कोचिंग की नहीं है, एक जनरल स्तर पर ये वीडियो किसी ने अपलोड करी थी, कोई अखबार है या कोई कुछ है। तो इन्होंने भी आप देखिए जब अपनी वीडियो का थंबनेल बनाया तो उन्होंने भी वही चित्र यूज किया, क्या कहते हैं, राजा भभूत सिंह का, क्योंकि राजा भभूत सिंह का केवल एक ही चित्र पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध है, ठीक है। बाकी सब फिर एआई जनरेटेड होते हैं। तो जब आप इस चित्र को थोड़ा बड़ा करके देखोगे तो इस चित्र के ऊपर क्या लिखा है, आदिवासी कोरकू राजा भभूत सिंह। तो मेरे लिए एक ये भी कारण था कि मैंने आपको कोरकू जनजाति क्यों पढ़ाया, है ना। हर जगह यही चित्र उपयोग हो रहा है, नीले कलर का चित्र है, पिंक कलर का उस पर ड्राइंग है, और ये माला इस तरीके से इस पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप जूम करके देखेंगे तो उस पर कोरकू राजा लिखा हुआ है, मतलब यहां पर भी उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। काफी सारी यूट्यूब वीडियोस बनी हुई हैं, वहां पर भी कोरकू राजा भभूत सिंह जो है लिखा जाता है। तो ये कारण थे कि मैंने कोरकू क्यों जो है चुना था, ठीक है। अच्छा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कोरकू क्यों चुना, फर्क इस बात से पड़ता है कि आयोग क्या मानता है ना। क्योंकि मैं चाहे आपको जितने भी सबूत दिखा दूं उसका कोई तात्पर्य नहीं है जब तक आयोग उसको सत्य ना माने। तो मैंने वही आपसे लिखा, परंतु फर्क इस बात से पड़ता है कि आयोग अर्थात एमपीपीएससी क्या मानेगा। तो क्या हमारे पास जवाब है? बिल्कुल है, आयोग ने अपना जवाब दे दिया है। एमपीपीएससी एआरओ 2024 एग्जाम में एक प्रश्न आया और उस प्रश्न को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि आयोग क्या आंसर मानेगा राजा भभूत सिंह के संदर्भ में। प्रश्न क्या आया? प्रश्न कुछ इस प्रकार से आया, वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? कोल, गोंड, भारिया और भील। चारों विकल्पों में से कहीं भी कोरकू जिक्र का मतलब कोरकू का जिक्र ही नहीं किया, तो एक ही ऑप्शन बचा, फिर कौन सा? गोंड बचा, है ना। तो यहां पर मैंने लिखा है एमपीपीएससी ने कोरकू ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो इससे यही लगता है कि आयोग गोंड जनजाति को ही सही मानेगा। मैंने आपको इतने सारे प्रूफ दिखाए कोरकू वाले, जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पे लिखा है, जो एकमात्र चित्र पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध है, उस फोटो पर भी कोरकू राजा लिखा है, कई सारी यूट्यूब पे वीडियोज हैं वहां पर भी कोरकू राजा लिखा है। तो मेरे लिए उतना पर्याप्त था। लेकिन आयोग क्या मान रहा है? आयोग इसका आंसर गोंड मानता है। तो मैंने फिर नीचे वहां पर अश्नीर ग्रोवर का फोटो लगा दिया कि ये सब दोगलापन है, कि आप या तो जनसंपर्क की वेबसाइट पर भी फिर गोंड ही लिखते तो भैया कंफ्यूजन ही दूर हो जाता। बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी रिसर्च करी गई और बाकी जो अन्य वेबसाइट गोंड आंसर देती हैं उनको भी थोड़ा सा पढ़ा गया। तो रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ ये प्राप्त हुआ, फिलहाल तो आयोग गोंड ही मान रहा है सही आंसर। तो रिसर्च करने के बाद क्या प्राप्त हुआ?
राजा भभूत सिंह से संबंधित कुछ अन्य तथ्य एवं मेरी राय। पहली बात तो यहां पर मेरी राय मैं आपको बता देता हूं कि मेरी राय क्या है। वैसे तो आपको आयोग की राय पता चल चुकी है, राजा भभूत सिंह कौन सी जनजाति के हैं, गोंड। यही आंसर एमपीपीएससी मान रहा है। तो मैंने क्या बोला, एग्जाम में गोंड और कोरकू दोनों साथ में नहीं आएंगे। जैसे पीछे प्रश्न दिखाया एमपीपीएससी एआरओ 2024 एग्जाम का, उसमें कोरकू और गोंड दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं थे। तो मेरी सलाह दोस्तों आपसे यह है कि अगर ऑप्शंस में गोंड आता है तो आपको गोंड पर टिक करके आना है, और अगर ऑप्शंस में किसी वजह से गोंड नहीं आया, बाकी कोई चार आए, तो उन चार में से अगर कोरकू दिया हुआ है तो उस परिस्थिति में आपको कोरकू लगा के आना है। ठीक है भैया, अगर गोंड दिया है गोंड टिक लगाइए, अगर कोरकू दिया है कोरकू टिक लगाइए। अगर दोनों एक साथ दिए हैं, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन अगर दोनों एक साथ दिए हैं तो भी आप गोंड ही टिक लगा के आइए। क्यों? क्योंकि आयोग ने उसी को आंसर माना है। लेकिन अगर गोंड विकल्प में है ही नहीं, कोरकू है और बाकी तीन अन्य जनजाति हैं, तो उस परिस्थिति में आपको कोरकू पर टिक लगाना है। अब जब थोड़ी सी और रिसर्च करी गई तो कुछ अन्य तथ्य भी समझ लीजिए आप। देखो, राजा भभूत सिंह देवरी जिला सागर के गोंड राजा, देवरी जिला सागर के गोंड राजा हिंदूपति सिंह और रानी गणेश कुंवर, इन दोनों की पुत्र थे, इन दोनों की संतान थे। कौन? राजा भभूत सिंह। तो राजा भभूत सिंह कौन से राजा की संतान है? गोंड राजा की संतान है, इसलिए आंसर हम गोंड पढ़ रहे हैं। राजा भभूत सिंह को मिलाकर तीन भाई थे, एक का नाम था मूरत सिंह, दूसरे राजा भभूत सिंह और तीसरे मंझेलाल। ये क्लियर हो गया? अच्छा, राजा भभूत सिंह को राजा अर्जुन सिंह जूदेव के बेटे राजा जालम सिंह ने पचमढ़ी का राजा घोषित किया था। ठीक है, अब यह कनेक्शन बना इनका किससे? पचमढ़ी से, कि इनको राजा भभूत सिंह को पचमढ़ी का राजा घोषित किया था किसने? अर्जुन सिंह जूदेव के बेटे राजा जालम सिंह ने जो है इनको पचमढ़ी का राजा घोषित किया था। तो ये उनका कनेक्शन बन गया वहां से। ठीक है, सरदार मोहन सिंह खारी देवरी की मुखिया के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ते रहे। ये आप पॉइंट ना भी पढ़े तो चलेगा, इसको आप हटा दीजिए। राजा भभूत सिंह ने कोरकू जनजाति की महिला से शादी की थी, एक ये भी फैक्ट हमको मिला। हालांकि राजा भभूत सिंह के बारे में कोई भी कंफर्म फैक्ट्स कहीं अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितनी रिसर्च के बाद उत्तर निकला कि भैया राजा भभूत सिंह गोंड और कोरकू दोनों से संबंधित है, तभी तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो इनकी जो शादी है वो गोंड जनजाति की महिला के साथ हुई थी, सॉरी कोरकू जनजाति की महिला के साथ हुई थी। अब चूंकि इनकी शादी कोरकू जनजाति की महिला के साथ हुई तो ये कोरकुओं के संदर्भ में ये दामाद हुए कोरकू जनजाति के, है ना, और इसीलिए इनको कोरकू जनजाति में इतना ज्यादा जो है दोस्तों जाना भी जाता है। ये बात समझ रहे हैं आप बात को? तो ये इनका जो कोरकू जनजाति से संबंधित है वो एक दामाद के रूप में है, और पुत्र के रूप में ये गोंड राजा से संबंधित है। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक अन्य फैक्ट आपसे क्या पूछ सकता है, सतपुड़ा का शिवाजी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो राजा भभूत सिंह को, ये इंपॉर्टेंट है। नर्मदांचल का वीर सपूत किसे कहते हैं? नर्मदांचल का वीर सपूत किसे कहते हैं? तो ये भी राजा भभूत सिंह को कहते हैं। तो सतपुड़ा का शिवाजी और नर्मदांचल का वीर सपूत, ये दो अन्य नाम हैं जो राजा भभूत सिंह के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता चल गया कि एमपीपीएससी गोंड जनजाति को सही उत्तर मानेगा, है ना। तो मेरा भी कोरकू लिखना, उसका भी मैंने आपको कारण बताया कि मैंने कोरकू क्यों लिखा था। तो ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई। यहां से हमने कुछ अन्य फैक्ट्स भी याद करें। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, पहला पेज इतना भारी भरकम तरीके से लोडेड है और यहां पर ये जो सूचना जुटाई गई है इसको बिल्कुल घोल के पी जाना है आपको। बहुत तगड़ा फैक्ट है, और ये तगड़ा फैक्ट यूं ही सरलता से नहीं मिला है। इसमें रिसर्च करनी पड़ती है, जांच पड़ताल करनी पड़ती है। आपको पता है एक छोटी सी टेबल, एक छोटा सा अंक लिखने के लिए कितनी माथापच्ची होती है। मल्टीपल वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं आप बात को? तो ताकि आपकी मेहनत बचे, उद्देश्य बस ये है आपकी मेहनत को बचाना। अब इधर देखें दोस्तों, सबसे पहले क्या कहा गया, अगर देखो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक मध्य प्रदेश और भारत, मध्य प्रदेश का पूरा बजट
25-26 वाला, मध्य प्रदेश का पूरा आर्थिक सर्वेक्षण 25 वाला, 24-25 जिसे कहते हैं लेटेस्ट, और सेम ऐसे ही भारत का पूरा बजट और भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। अगर आपने इन चारों टॉपिक्स का मेरा मेगा वीडियो नहीं देखा है, मास्टर वीडियो नहीं देखा है, तो दोस्तों तत्काल प्रभाव से देखें। वो 5 प्रश्न आपके सही करवाएगा वो एक वीडियो। मास्टर वीडियो है 5 आवर्स का, 2x में लगा के देखना, 2.5 घंटे में खत्म मामला। समझ रहे बात को? सिर्फ YouTube पे आप इतना सर्च कर देना, MPPSC बजट, आगे चाहो तो लिख देना आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, और उसके आगे लिख देना बाई AKS सर। नहीं तो बस इतना लिख देना MPPSC बजट AKS सर, मेरी वीडियो आ जाएगी। मेरी 2 वीडियोस आएंगी, एक पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए, और दूसरी पर सामान्य कुछ नहीं लिखा कि इंग्लिश है हिंदी है, तो वो हिंदी वाली है बाय डिफॉल्ट, है ना। तो जो इंग्लिश वाली है उस पर साफ इंग्लिश लिखा हुआ है तो आप पहचान जाएंगे, और जो दूसरी वाली है वो हिंदी वाली है। दोनों पे मेरा फोटो आएगा बढ़िया सा, और दोनों पे लिखा आएगा मास्टर वीडियो 5 घंटे, ठीक है। तो इनको आप जरूर देख लीजिएगा। अब ये मैंने आपसे इसीलिए कहा है क्योंकि ये सब जो डेटा है ये पूरा चिट्ठा मैंने उसमें कवर करवा रखा है, लेकिन जो आप इधर आज ये देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन, ये लेटेस्ट डेटा हमने आपके लिए जोड़ा है। कैसे बताता हूं। सबसे पहले एक खबर यहां पर देख लो, जिस पर मैंने लिख दिया है अलग से वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? पिछले साल का बजट यानी कि 2024 का बजट, और उसकी हम तुलना करें अगर किससे, 2025 के बजट से, तो टोटल कितना % अधिक पैसा जो है नए वाले बजट में देखने को मिलता है? 15% अधिक पैसा नए वाले बजट में देखने को मिलता है। तो नया वाला बजट कितना प्रतिशत ज्यादा है पिछले साल के बजट से? 15% ज्यादा है। पकाया प्रश्न, और इतना सिंपल है कि पिछले साल की तुलना में इस साल का बजट कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 15% ज्यादा है। एक कहानी यहां खत्म हुई, ठीक है। उसके बाद राजकोषीय घाटा को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। आप मेरी मास्टर वीडियो देखेंगे तो मैंने केवल 1 साल का ही राजकोषीय घाटा नहीं पढ़ाया, पिछले 3 साल का राजकोषीय घाटा पढ़ाया, क्योंकि MPPSC पुराना प्रश्न भी पूछता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस वीडियो को देखकर कंप्लीट करके नोट्स बना के रेडी रखो लास्ट मोमेंट के लिए, ठीक है भैया। तो राजकोषीय घाटा हमेशा सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP के प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। इसका पूरा डिटेल में कारण भी मैंने उस वीडियो में बताया है, लेकिन यहां पर उद्देश्य नहीं है इस वीडियो का कि पूरा कारण स्पष्टीकरण किया जाए। यहां पर केवल आपको नंबर दिलवाना है मुझे, और बस इतना आपको बताना है कि राजकोषीय घाटा हमारा पिछले वर्ष का जो राजकोषीय घाटा रहा है, पिछले वर्ष का नहीं, इस वर्ष का, ये जो राजकोषीय घाटे की बात हो रही है, ये 2025-26 के राजकोषीय घाटे की बात हो रही है। तो इस साल का राजकोषीय घाटा कितना डिसाइड किया गया है कि भैया इस साल कितना राजकोषीय घाटा हमको रहेगा? तो इस साल हमको 4.66% का राजकोषीय घाटा रहेगा। इसी प्रकार से मैंने पिछले वर्ष 2024-25 का राजकोषीय घाटा और उससे भी पहले यानी कि 23-24 का राजकोषीय घाटा वो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो आप जरूर जो है दोस्तों उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो वर्तमान ये जो साल चल रहा है 2025-26 में, इसमें राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 4.66%। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो रही है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये फिर नीचे संदेश मैगजीन में प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम का जिक्र किया गया है, और इन्होंने एक गलत डेटा भी दिया है। गलत डेटा इनका क्या होता है क्या नहीं होता वो हम तत्काल समझ जाते हैं, क्योंकि पढ़ाते हैं तो हमको पता रहता है। इन्होंने क्या बोला कि 2023-24 का प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी हुई है? 1,84,205 रुपए। ये डेटा दोस्तों गलत है।
ये डेटा गलत है, इसीलिए आप भ्रमित नहीं आपको होना है, मैंने साफ स्पष्ट जो है आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और सुनिएगा, 2011-12 से लेकर 2023-24 तक हर साल प्रति व्यक्ति आय में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, 2011-12 से लेकर 2023-24 तक एवरी ईयर कुछ परसेंटेज ग्रोथ हो रही है पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय में। तो वो वार्षिक वृद्धि दर यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, तो इंडिया का एनुअल ग्रोथ रेट है 9.29%। ये मैंने अपनी मेगा मास्टर वीडियो में ये भी पढ़ाया हुआ है। और मध्य प्रदेश का वार्षिक वृद्धि दर यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट है 11.53%। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। इससे आप क्या देख सकते हो, इससे आप क्या देख सकते हो, इससे आप ये देख सकते हो कि मध्य प्रदेश का, इससे आप ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का वार्षिक वृद्धि दर, मध्य प्रदेश का वार्षिक वृद्धि दर भारत से बेहतर है, भारत से बेहतर है। और यह किस संदर्भ में कहा जा रहा है, यह प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के संदर्भ में कहा जा रहा है। यह मैंने मेगा वीडियो में भी पढ़ाया है। आने की पूरी संभावनाएं हैं कि भारत का वार्षिक वृद्धि दर एनुअल ग्रोथ रेट कितना है पर कैपिटा इनकम में, 9.29%। और मध्य प्रदेश का वार्षिक वृद्धि दर यानी कि एनुअल ग्रोथ रेट कितना है प्रति व्यक्ति आय का, 11.53%। यानी कि प्रति वर्ष 11.53% से मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये जो 2023-24 का डेटा गलत दे रखा है तो मैं आपको सही वाला पढ़ा देता हूं, दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2011-12 वाली आपको पता होनी चाहिए। सेम डेटा यहां लिखा है और सेम डेटा यहां लिखा है, ठीक है। अब दो दो बार क्यों लिखा है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां पर जो 2011-12 की मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आपको दिख रही है, इसको हम कंपेयर करेंगे 23-24 से, और फिर नीचे वाली टेबल में हम 11-12 वाली जो प्रति व्यक्ति आय आपको दिख रही है इसको हम कंपेयर करेंगे 24-25 के डेटा से। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ऊपर वाली टेबल 23-24 वाले डेटा को दर्शाती है और नीचे वाली टेबल 24-25 वाले डेटा को दर्शाती है। अब हमने 23-24 वाले डेटा को भी दो भागों में विभाजित किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हमने मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 की कांस्टेंट प्राइस यानी कि स्थिर मूल्य पर कैलकुलेट करके बताई है। उसके बाद हमने 23-24 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्य यानी कि करंट प्राइस पर कैलकुलेट करके बताई है। क्योंकि यह फिक्स नहीं है कि वो आपसे सीधा ये पूछे कि 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय बताओ, वो हमेशा आपसे ये पूछेगा 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय, या तो वो आपसे स्थिर मूल्य पर पूछेगा या फिर वो आपसे प्रचलित मूल्य पर पूछेगा। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गई। तो देखिए ये स्थिर मूल्य क्या होता है, प्रचलित मूल्य क्या होता है, बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में, विद एग्जांपल मैंने मेगा वीडियो में ये भी पढ़ाया है। तभी तो उसका नाम मेगा वीडियो है, इसीलिए उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आप तत्काल प्रभाव से उसको देख लेना। यहां पर फैक्ट रटो, क्या बोलता है कि अगर मैं 2023-24 की मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देखूं, वो भी स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य के अंदर, कांस्टेंट प्राइस के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई शामिल नहीं होती, ठीक है। और जो करंट प्राइस होता है यानी कि प्रचलित मूल्य, इसमें महंगाई भी हम शामिल करके बात करते हैं, इसीलिए आपको ये जो फिगर है बड़ा दिखेगा क्योंकि महंगाई भी इसमें शामिल है। इसमें महंगाई शामिल नहीं है इसीलिए आपको छोटा फिगर दिखता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 38,497। 23-24 में स्थिर मूल्य पर कितनी है, 66,441, चिपक के आएगा। 23-24 में करंट प्राइस प्रचलित मूल्य पर कितनी है, 1,42,565। और यहां पर डेटा क्या बोल रहा है संदेश मैगजीन में, 23-24 में 1,84,000 है जो कि प्रचलित भावों पर, करंट प्राइस पर, जबकि गलत है। 1,84,000 नहीं है, कितनी है,
प्रचलित में कितनी है? 1,42,565। ये बात क्लियर हो गई आपको, इसलिए मैंने लिखा कि ये डेटा यहां पर गलत लिखा हुआ है। जो मैंने डेटा उठाया है ये ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट और बजट और इकोनॉमिक सर्वे से उठाया, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 24-25 में अगर मैं बात कर लूं तो 2011-12 का डेटा तो वही सेम है, 38,497। 24-25 को भी मैंने क्या किया है, स्थिर मूल्य यानी कि करंट प्राइस के हिसाब से, और प्रचलित मूल्य यानी कि स्थिर मूल्य यानी कि कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से, प्रचलित मूल्य यानी कि करंट प्राइस के हिसाब से दिखाया है। ठीक है, अब देखो पहले हम ये कांस्टेंट प्राइस वाला स्थिर मूल्य का देख लेते हैं। तो 23-24 में 66,000 थी अप्रॉक्स। अब एक साल आगे बढ़ा है तो ये बढ़ गई है, कितनी हो गई है? 70,434 हो गई है, क्योंकि एक साल बढ़ा है तो प्रति व्यक्ति आय में भी सुधार हुआ है। 23-24 में प्रचलित मूल्य पर 1,42,565 थी। अब एक साल आगे बढ़ा, 24-25 में आ गए, तो 24-25 में प्रचलित मूल्य पर 1,52,615 है। यानी कि वर्तमान में जो 24-25 का लेटेस्ट डेटा हमारे पास मौजूद है, 25-26 का तो मौजूद ही नहीं है, 25-26 का तो अगले साल वो बताएंगे। तो 24-25 का जो हमारे पास लेटेस्ट मौजूद है उसमें भी प्रचलित मूल्य पर, करंट प्राइस पर 1,52,615 है। और अगर 23-24 में एक साल पीछे चले जाते हैं तो ये लगभग 10,000 से कम होकर 1,42,565 हो जाती है। यानी कि ये जो इन्होंने डेटा दिया है ये गलत है, इसको आप रट लेना, बिल्कुल रट लेना। अगर वो 24-25 के हिसाब से पूछता है और वो भी करंट प्राइस पर, तो 1,52,000 का आंकड़ा याद रखना है। और 23-24 का पूछेगा तो 10,000 कम कर दो, 1,42,000। अगर उसने कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य पर पूछा 24-25 वाला तो लगभग 70,000, और 23-24 वाला लगभग 66,000। इतने को आप याद रखेंगे, मजे में आप रहेंगे। बाकी मैंने आपको पूरा यहां पर बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों ये डेटा ऐसा है, बस इसी डेटा पर अब मुझे विद्यार्थी कह देते हैं आप बहुत स्लो पढ़ाते हो। अरे भैया वो डेटा इतना कीमती है कि मैंने जितनी कीमत से उसको डाला है उतनी कीमत से दोहरा दोहरा के बताना भी पड़ेगा, नहीं तो डेटा कितने आएंगे कितने चले जाएंगे आपके समझ भी नहीं पड़ेगी आपको, समझ रहे? अब देखो आगे देखें, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में प्रश्न पढ़ा चुका हूं कि मध्य प्रदेश में जो सिंचित क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में जो सिंचित क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र मतलब इरिगेटेड एरिया। सिंचित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? इरिगेटेड एरिया। इरिगेटेड एरिया। तो हमें 2028-29 तक, हमें 2028-29 तक कितना करना है इसको, सिंचित क्षेत्र को? 100 लाख हेक्टेयर। 100 लाख हेक्टेयर। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में जब आपको पढ़ाया था तो 100 लाख नहीं था, 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको 1 करोड़ हेक्टेयर बताया था। तो आपको प्रश्न घुमा के आ सकता है, आप पढ़ के गए हो 1 करोड़ हेक्टेयर और ऑप्शन में आ गया 100 लाख हेक्टेयर, आप घबरा गए कि भैया करोड़ का तो जिक्र ही नहीं है, मेरा गलत हो जाएगा। तो 100 लाख का मतलब ही होता है 1 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, 28-29 तक आते आते हमें इसको 1 करोड़ हेक्टेयर तक सिंचित क्षेत्र को, इरिगेटेड एरिया को पहुंचाना है। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ खास बात और बताई थी, जो आपको मुझे कमेंट में आंसर करना है, तो उससे पता चल जाएगा कि पिछला लेक्चर कौन देखकर आया है। मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि 2047 विकसित मध्य प्रदेश, 2047 विकसित मध्य प्रदेश में कितना टारगेट रखा गया है सिंचित क्षेत्र का? कितना टारगेट रखा गया है कि मध्य प्रदेश में हमको सिंचित क्षेत्र कितना पहुंचाना है, कितना पहुंचाना है 2047 तक? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखें दोस्तों। 2024 में उद्योग क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्री सेक्टर को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज से सम्मानित किया गया है। वापस सुन लीजिए, 2024 में मध्य प्रदेश का जो उद्योग क्षेत्र है, इंडस्ट्री सेक्टर, उसे कौन सा सम्मान दिया गया है? टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज। टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज, इसका सम्मान दिया गया, ये याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों आ रहा है एक बहुत बेशकीमती क्वेश्चन, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है।
ये क्या पूछ रहा है, पिछले 12 वर्षों में, फिर आपके तोते उड़ जाएंगे एग्जाम में कि भैया ये प्रश्न कहां से उठा के पूछ लिया। वही तो खेल है संदेश मैगजीन का। देखो कितना प्यारा प्रश्न है, पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि यही प्रश्न आयोग पूछता है। पिछले 12 वर्षों में मध्य प्रदेश की जो नवकरणीय ऊर्जा है, नवकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, पिछले 12 वर्ष में मध्य प्रदेश की जो नवकरणीय ऊर्जा है रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें कितने गुना की वृद्धि आई है, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स इट हैज इंक्रीज्ड। 14 गुना, यानी कि 14 टाइम्स, 14 गुना। इतनी बात क्लियर हो गई। सिंपल सा प्रश्न बनेगा, जैसे पिछले साल प्रति व्यक्ति आय का बन गया था कि प्रति व्यक्ति आय कितने गुना बढ़ी, तो बोले 4 गुना आंसर था। इस साल प्रश्न घूम के बन जाएगा कि पिछले 12 वर्षों में मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी कितने गुना बढ़ी, तो 14 गुना बढ़ी। छुप के है, एक लाइन दे रखी थी, पट्टी दे रखी थी, बस पढ़ते। भाई 100 पेज की मैगजीन होती है, 100 पेज की मैगजीन को मैं 15-20 पेज में कन्वर्ट करता हूं, आपको पता है, छांट छांट के कि भाई कैसे कहां से इंपॉर्टेंट हमको निकालना है, ठीक है। उसके बाद इधर देखें, प्रदेश में कुल ऊर्जा उत्पादन 30% नवकरणीय ऊर्जा से आता है। यह मैं आपको पहले भी लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि मध्य प्रदेश जितनी भी एनर्जी बनाता है, जितना भी ऊर्जा का उत्पादन करता है, उसमें से 30% जो ऊर्जा का उत्पादन है, 30% ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज कमिंग फ्रॉम नवकरणीय ऊर्जा, यानी कि 30% ऊर्जा जो है मध्य प्रदेश की वो रिन्यूएबल एनर्जी नवकरणीय ऊर्जा से आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक फैक्ट आप यहां पर और देखें, हमने चीता के रहने के लिए जो कूनो नेशनल पार्क है उसको थोड़ा सा बड़ा किया है, बेहतर किया है। तो आपको याद रखना है कि चीता के रहवास के विकास के लिए, यानी कि वहां पर प्रोजेक्ट चीता के तहत चीताओं को पालने के लिए जो कूनो फॉरेस्ट सर्कल है, जो वन मंडल लिखा है ना, वन मंडल का मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट सर्कल। फॉरेस्ट सर्कल तो वैसे वन व्रत होता है, लेकिन याद रख लो आप, ऐसे ही डिवीजन बोल दो। तो कूनो का जो फॉरेस्ट एरिया है, तो कूनो फॉरेस्ट एरिया का पुनर्गठन किया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया है, और कूनो का जो वन मंडल है उसमें 35% की वृद्धि की गई है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एमपी ज्योग्राफी, वन्य जीवों से संबंधित, यानी कि चीताओं के रहवास के लिए या प्रोजेक्ट चीता को समर्थन देने के लिए कूनो वन मंडल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी कि कूनो का जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें कितने प्रतिशत इलाके को बढ़ाया गया है, तो 35% इलाके को बढ़ाया गया है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों देखिए कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक होते हैं, यानी कि जो तेंदुपत्ता कलेक्ट करने का काम करते हैं, तो तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनती है, तो तेंदुपत्ता जो कलेक्ट करने का काम करता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि तेंदु पत्तों की गड्डी बना बना के उसको बोरे में भर देते हैं। तो वहां से तैयार होता है एक मानक बोरा। क्या तैयार होता है, एक मानक बोरा, कि हमने बहुत सारी गड्डियां भर दी, 40-50 हजार पत्ते आ जाते हैं उसके अंदर, और पूरा वो बंडल एक हमने तैयार कर दिया, तो वो एक मानक बोरा जो है कहलाता है, ठीक है। तो एक मानक बोरे पर मध्य प्रदेश की सरकार पहले 3,000 रुपए देती थी। अब मध्य प्रदेश की सरकार जो है तेंदुपत्ता के एक बोरे पर, एक मानक बोरे पर कितने हजार रुपए देगी, 4,000 रुपए देगी। कितने हजार रुपए देगी, 4,000 रुपए देगी। यह मध्य प्रदेश सरकार का फैसला है कि पहले जो तेंदुपत्ता संग्राहक थे उनको एक मानक बोरा पर 3,000 रुपए मिलते थे। आप बॉक्स दे दीजिए, अभी बात तो नहीं हो पाई दोस्त, हम फोन पे फिर बात करेंगे, है ना। अभी आप बॉक्स ले लीजिए, फोन पे बात करते हैं ना, पक्का, ठीक है। देखें, तेंदुपत्ता संग्राहकों को पहले एक मानक बोरे पर कितना मिलता था, 3,000 रुपए, और अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को एक मानक बोरे पर कितना मिलेगा, 4,000 रुपए। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। और एक चीज और बता दो, रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले 12 वर्षों में जो क्या कहते हैं, पिछले 12 वर्षों में नवकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में कितने गुना का इंक्रीमेंट आया है, कितने गुना इंक्रीज हो गई है ना। तो 14 गुना की वृद्धि हुई है, ये भी हमने पढ़ लिया यहां पर।
चलिए, तो यहाँ यहीं से ही आप मान लीजिए ये जो हमने शुरुआत की अभी बस 2-3 पेज पढ़े हैं, यहां से आपको खुद ही ऑटोमेटिकली महसूस होने लगेगा कि कितने ज्यादा क्वेश्चन फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पे ये 14 गुना वाला क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमको रैंकिंग जो है दोस्तों देखने को मिल रही है। जैसे कि जो वर्ष 23-24 निकला है, वर्ष 23-24 के हिसाब से, वर्ष 23-24 के हिसाब से मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है रैंकिंग जारी कर दी है। वर्ष 23-24 के हिसाब से मध्य प्रदेश की सरकार ने रैंकिंग जारी कर दी है। और ये रैंकिंग किस क्षेत्र में है, ये खनिज के क्षेत्र में जो है रैंकिंग है, यानी कि मिनरल्स के एरिया में जो है रैंकिंग है, जिसमें वो हमको सबसे पहले क्या बताता है, ताम्र अयस्क बताता है। अयस्क का मतलब होता है दोस्तों और, है ना, ताम्र अयस्क और मैग्नीज में, ताम्र अयस्क और मैग्नीज में कौन सी रैंक है, एमपी की रैंक नंबर 1 है, पहला स्थान। तो जितनी भी रैंकिंग है उसको हमने ऑरेंज कलर से जो है वहां पर हाईलाइट कर दिया है। तो ताम्र अयस्क और मैग्नीज के उत्पादन में एमपी की रैंकिंग कितनी है, रैंकिंग 1, ये सरकार कह रही है अपने डेटा से। उसके बाद रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर लाइमस्टोन, इसमें एमपी की रैंकिंग कौन सी है, सेकंड रैंकिंग है, ये सरकार हमसे कह रही है। कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है, यह सरकार हमसे कह रही है। उसके बाद आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क और बॉक्साइट में मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है, यह सरकार हमसे कहती है। यह सरकार ने अपनी मैगजीन में जो है डेटा दिया हुआ है, इसके अनुसार यह है। मैं आपको, आप चाहोगे तो मैं आपको खनिजों की सारी रैंकिंग पढ़ा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर जो है बताइएगा कि क्या आप खनिज की सारी रैंकिंग पढ़ना चाहते हैं। इफ़ यस तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जब मैं कुछ और याद आ गया जब मैं जो है क्या है ये, हाँ, संदेश मैगजीन की सीरीज को जब मैं कंप्लीट कर दूंगा 4-5 लेक्चरों के बाद, तो मैं आपको एक डेडिकेटेड खनिज मतलब जितनी भी रैंकिंग होती हैं, कौन कौन सी, खनिज की रैंकिंग, मिनरल्स, उसके बाद कृषि रैंकिंग, एग्रीकल्चर, उसके बाद ऊर्जा की रैंकिंग, वो सारी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, रैंकिंग की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप चाहें तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि जी सर हम चाहते हैं कि आप रैंकिंग पर बनाइए, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्या बनाऊंगा क्या नहीं बनाऊंगा वो सब आपकी डिमांड पर निर्भर करेगा। आप जिस चीज़ की मांग रखेंगे, जिस चीज़ की आप डिमांड करेंगे, उसको मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने यहां पर रैंकिंग देखी। उसके बाद भोपाल में अक्टूबर 2024 में 2 दिवसीय यानी कि 2 डेज माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। बिल्कुल सही बात है, भोपाल में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था अक्टूबर 2024 में। और ये जो माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था, ये कितने दिन का था, 2 दिवसीय था, क्योंकि वो पूरा खनिज की माल पानी बता रहे हैं, तो उसमें उन्होंने माइनिंग कॉन्क्लेव का भी जिक्र कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम जब मैगजीन को आगे पढ़ रहे थे तो हमको उसमें एक चीज दिखी जिसका नाम था आनंद सभा कार्यक्रम। हमसे प्रश्न बन सकता है स्टेटमेंट वाला कि आनंद सभा कार्यक्रम का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। नाम पढ़ के समझ में नहीं आता कि आनंद सभा कार्यक्रम का उद्देश्य सच में क्या होगा, ऑप्शंस के हिसाब से ही हमको देखना पड़ेगा फिर, है ना। मैं आपको बता देता हूं कि आनंद सभा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों का मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को सुधारना, यानी कि बच्चों की मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम करना। बच्चे ये स्कूल वाले बच्चे हैं, बच्चों को तनाव होता है, दबाव होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, मतलब स्कूल कॉलेज वाले सब बच्चे इसमें शामिल हैं। तो उनका मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी करनी है, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य उनका हमको बेहतर बनाना है। ये हो गई पहली चीज किसकी, आनंद सभा कार्यक्रम की। दूसरी, बच्चों में कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग, सहयोग यानी कि कोऑपरेशन, करुणा यानी कि मन में थोड़ा सा एक नरमपन होना चाहिए,
क्षमा फॉरगिवनेस होनी चाहिए और सह अस्तित्व की भावना होनी चाहिए। मतलब क्या सिंपल कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जितने भी बच्चे हैं, स्कूल वाले, कॉलेज वाले, उन सभी को हमको मेंटल और इमोशनल लेवल पर मजबूत बनाना है, क्योंकि यही हमारा भविष्य है, यही प्रदेश का भविष्य है। तो इनको मेंटली और इमोशनली मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? आनंद सभा कार्यक्रम चलाया गया है। उम्मीद करता हूं कि अब प्रश्न आया तो आप इसको कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो हमको और क्या देखने को मिलता है। यहां पर जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे यहां पर औद्योगिक क्षेत्रों का जिक्र मिला कि मध्य प्रदेश में जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरियाज का विकास हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में। तो वहीं पर हमको पढ़ने को मिला कि अगर कभी प्रीलिम्स में आया कि मेगा फुटवेयर क्लस्टर कहां बनाया जा रहा है? मुरैना। उसके बाद नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, ये कहां पर बनाई गई है? ये बनाई गई है मोहासा बाबई में इसको बनाया गया है। पीएम मित्र पार्क तो मध्य प्रदेश में एक ही जगह बनाया गया है, धार। उसी के साथ साथ विक्रम उद्योगपुरी कहां बनाई गई है? उज्जैन में, जहां पर विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क वगैरह बनेगा। उसके साथ साथ 6 नए औद्योगिक क्षेत्र और बनेंगे। फिर सीएम साहब कहते हैं कि आने वाले वर्ष में मध्य प्रदेश में 13 औद्योगिक क्षेत्र और हो जाएंगे। तो ये केवल दिमाग में डालने के लिए है कि भैया औद्योगिक क्षेत्रों का विकास मध्य प्रदेश में हो रहा है। जैसे कि जो शू वाला है, जूता वाला, फुटवेयर वाला जो है वो मुरैना में है। नवकरणीय ऊर्जा उपकरण का जो निर्माण है वो मोहासा बाबई, पीएम मित्र पार्क धार, विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन। तो लगभग आप मान के चलिए आने वाले वर्ष तक 20 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास मध्य प्रदेश में होने वाला है। बस दिमाग में हल्की सी ये बात डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2047 तक मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को $2.1 ट्रिलियन हमको बनाना है और यही विकसित मध्य प्रदेश का टारगेट है। लेकिन जिससे पहले आप कंफ्यूज हो, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि सर आपने हमको पढ़ाया था कि 2047 तक, आपने हमको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, मैं 2 से 3 बार आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। 2047 तक मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, हमें उसे $2 ट्रिलियन करना है। तो आप ये 2.1 देखकर घबराइएगा मत। ये 2.1 बस एक अप्रॉक्स फिगर है। आप केवल 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर ये याद रख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो कितना बन जाता है? 250 लाख करोड़। तो अगर कहीं पर 248 पॉइंट कुछ लिखा हुआ है, अगर कहीं पर 248 पॉइंट कुछ लाख करोड़ लिखा हुआ है, तो उसको देखकर भी आपको घबराना नहीं है। आपको 250 लाख करोड़ याद रखना है, या तो 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 250 लाख करोड़, ठीक है। यहां पर घबराना नहीं है आपको। उसके बाद यहां दोस्तों देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आया है, 8.6%। 8.6%। अब ये 8.6% क्या है? CAGR। 8.6% क्या है? CAGR, ठीक है। और ये जो CAGR की 8.6% दे रखा है, अभी CAGR होता क्या है? CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हिंदी में कहते हैं चक्र वृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है सुनिए। एक निश्चित अवधि में किसी निवेश की औसत वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक निश्चित समय अवधि में कोई भी चीज हर साल कितना प्रतिशत से बढ़ेगी उसको दर्शाता है। अगर यहां पर CAGR 8.6% है, मतलब यहां पर कुछ तो ऐसी चीज है जो हर साल 8.6% से बढ़ेगी, ऐसा बताया जा रहा है। अब वो क्या है सुनिए।
वर्तमान में अभी हम 2025 में खड़े हैं। विकसित मध्य प्रदेश तक जाते जाते हमको 2047 तक का इंतजार करना है। तो 2045 से 2047 तक यानी कि लगभग 22 वर्ष का फासला अभी बाकी है। इन 22 वर्षों में हर साल मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 8.6% से बढ़ेगी, ये बोल रहा है वो वहां पर, समझ रहे हैं? क्योंकि आपने इतना तो रट लिया कि बोले सर 2047 तक मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 250 लाख करोड़ या फिर $2 ट्रिलियन हो जाएगी। ये बाकी लोग भी पढ़ के गए। लेकिन अगर उसने प्रश्न पूछ लिया अंदर का छुपा हुआ, उसने ये पूछ लिया कि 2047 तक मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का वार्षिक वृद्धि दर कितना रहेगा। इंग्लिश में भी बोल देता हूं, 2047 तक एमपी की जो इकोनॉमी की एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी। अब हम घबरा गए, बोले यार 2047 तक कितना प्रतिशत हर साल बढ़ेगा, ये तो हमने पढ़ा नहीं, हमको तो बस इतना पता था कि 2047 में $2 ट्रिलियन हो जाएगा। लेकिन उसने वार्षिक वृद्धि दर पूछ लिया, तो वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 8.6%। ठीक है, 8.6%। ये 2047 तक, ये 2047 तक मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वार्षिक कितनी वृद्धि आएगी, वार्षिक कितनी वृद्धि आएगी, ये बताता है। वार्षिक कितनी वृद्धि आएगी ये बताता है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई दोस्तों? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आप देखिएगा, एक चीज और देखिएगा, यह भी विकसित मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्रश्न देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। विकसित मध्य प्रदेश 2047 तक आते आते भारत के जीडीपी में मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत योगदान हो जाएगा। प्रश्न कितना सिंपल है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो नहीं बनेगा। 2047 आते आते इंडिया की जो जीडीपी है उसमें मध्य प्रदेश का जो योगदान है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो वो पता होने के लिए सबसे पहले यह पता होना जरूरी है कि वर्तमान में करेंटली मध्य प्रदेश का योगदान इंडिया की जीडीपी में कितना % है। तो ये देखिए आप, वर्तमान समय में भारत की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% है। वर्तमान में इंडिया की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान कितना % है? 4.6%। और इसी योगदान को बढ़ाकर 2047 तक हमको कितना करना है? 2047 तक हमको कितना करना है? 6%। इतनी बात समझ में आई? ऑप्शन में हो सकता है आ जाए 10%, 12%, 15% और एक आ जाए 6%। तो हमको सोच के लगेगा कि यार अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% है इंडिया की जीडीपी में, तो 2047 तक पहुंचते पहुंचते 10-12% तो होगा ही होगा। लेकिन नहीं है, कितना होगा? 4.6% से बढ़कर 6% हो जाएगा। एक और तगड़ा फैक्ट है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल का फैक्ट है। आज पूरा इकोनॉमी से लोडेड है मार्च महीने का माल पानी पूरा। ठीक है, अच्छा एक और देखो, विकसित मध्य प्रदेश तो आपके सिलेबस में है, कितना डेटा दे रही है सरकार अपने आप से। विनिर्माण की हिस्सेदारी, विनिर्माण का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। विनिर्माण का मतलब क्या होता है साहब? मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो विनिर्माण क्षेत्र है, वो 2047 तक जाते जाते कितना योगदान देगा? तो अभी तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.2% का योगदान दे रहा है मध्य प्रदेश के जीडीपी में। ठीक है, लेकिन 2047 आते आते 7.2% से बढ़ के ये योगदान हो जाएगा 22.2%। कितना हो जाएगा? 22.2%। मध्य प्रदेश का योगदान इंडिया की जीडीपी में कितना है अभी? 4.6%। 6 ही है ना? हाँ। और 2047 तक मध्य प्रदेश का योगदान कितना हो जाएगा इंडिया की जीडीपी में? तो 4.6 से बढ़ के 6% हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? विनिर्माण क्षेत्र का योगदान मध्य प्रदेश के जीएसडीपी में अभी कितना है? 7%, 7.2%। और यह बढ़ के 2047 तक विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कितना हो जाएगा? 22.2%। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो इस पेज से हमारा काफी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा निकल के आया। आगे बढ़ते हैं। आगे मुझे यहां पर बस एक योजना का नाम दिखा था, बस आपको उतना पढ़ लेना है।
ताप्ती बेसिन में, मुझे लग रहा है मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं ये। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना, इसमें कौन से दो राज्य शामिल हैं? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सिर्फ इतना आपको इसमें पढ़ना है। ताप्ती बेसिन मेगा मैंने पढ़ाया है ये आपको, मुझे याद आ रहा है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में दो राज्यों का संबंध है, मध्य प्रदेश और कौन सा? महाराष्ट्र। इसको याद करना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना, इसमें आपको क्या याद रखना है कि इस योजना के लिए जो अमाउंट है वो कब से दिया जा चुका है? 2019 से, यानी कि मोटे मोटे तौर पर 2019 से इस योजना का प्रारंभ होता दिख रहा है हमको। क्या नाम है? छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में आपको याद रखना है कि इस प्रोजेक्ट में जो डैम वगैरह बनेगा, उससे जो पानी वगैरह सप्लाई होगा, तो उससे कितने मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा? तो 30 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। यह ज्यादा प्रबल क्वेश्चन है आने के लिए कि छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा? तो बोले 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यहां से बस ये दो फैक्ट पढ़ने थे हमको, ठीक है। उसके बाद जैसे कि दोस्तों हमको पता है कि एक जिला एक उत्पाद में बुरहानपुर का उत्पाद क्या है? केला, यानी कि बनाना। परंतु यहां पर एक चीज और है जो बुरहानपुर बहुत ज्यादा जिसका योगदान दे रहा है, और वो है दोस्तों बुरहानपुर की हल्दी। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि देखिएगा, जनवरी 2025 में रशिया के मॉस्को शहर में एक एग्जीबिशन का आयोजन हुआ, एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जिसका नाम था नमस्ते भारत। तो ये तो आपको वैसे भी याद रखना है। जनवरी 2025 में रशिया के मॉस्को शहर में एक एग्जीबिशन का आयोजन हुआ, एक एग्जीबिशन का, एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जिसका नाम था नमस्ते भारत। तो इस एग्जीबिशन में बुरहानपुर की जो हल्दी है उसको काफी बढ़ चढ़ के दिखाया गया, ठीक है। पहली बात आपको याद रखनी है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बुरहानपुर की हल्दी। मैंने इसमें एक पॉइंट शायद और जोड़ा था। हां, बुरहानपुर जिले में टोटल हल्दी की कितनी प्रोसेसिंग यूनिट हैं? तो बुरहानपुर जिले में टोटल हल्दी की 32 प्रोसेसिंग यूनिट हैं। इसको भी याद रखा जा सकता है, ठीक। चल, अब उसके बाद दोस्तों एक हमको यहां पर प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ। अब ये कोई गलत टाइप का प्रोग्राम नहीं है कि वो सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ। ये क्या होता है? अरे बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है। सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का संबंध किस जिले से है? नर्मदापुरम के जिले से। और नर्मदापुरम जिले में जो वहां की जिला कलेक्टर हैं, उनके द्वारा इस पहल को शुरू किया गया। नाम क्या है? सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ। कौन से जिले में? नर्मदापुरम जिले में, ठीक है। अच्छा, और इस पहल को इसी वर्ष 2025 में ही स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? स्कॉच पुरस्कार। तो प्रोग्राम का नाम क्या है? सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ। जिला कौन सा है? नर्मदापुरम जिला। और इस प्रोग्राम को कौन सा अवार्ड मिला है? तो स्कॉच अवार्ड से इस प्रोग्राम को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या देखने को मिलता है? आगे हमको क्या देखने को मिलता है? देखें क्या लिखता है कि कुसुम ए योजना में प्रदेश दूसरे स्थान पर है। सबसे पहले आपका जो आज का प्रश्न, मैं एक प्रश्न तो आपसे ऑलरेडी पूछ चुका हूं कि 2047 तक हमें मध्य प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को कितने हेक्टेयर तक ले जाना है। पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, आंसर देना है। मेरा जो आज का दूसरा प्रश्न आपसे है कि कुसुम ए जो स्कीम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? कुसुम ए योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। हालांकि मैं आपको यह जरूर बता देता हूं कि कुसुम ए योजना के तहत किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य सेट किया गया था, ठीक है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है। कुसुम ए योजना में किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य बनाया गया था और किसानों को 2 दिन के भीतर भीतर बिजली उपलब्ध करवाने का उद्देश्य बनाया गया था। तो इस कुसुम ए योजना में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, सेकंड रैंक पर है।
तो आपको कुसुम ए योजना का वर्ष हमको बताना है कमेंट सेक्शन पर। हमने उसकी रैंकिंग आपको बता दी है कि रैंकिंग कितनी है, रैंकिंग है भैया सेकंड रैंक। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद दोस्तों यहां पर अगला हम देखें, यहां पर अगला हम देखें, यहां पर अगला क्या निकल के आता है, MSIFC, MSIFC एक्सीलेंस अवार्ड, MSIFC एक्सीलेंस अवार्ड लिखा है ना, MSIFC एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। ये अवार्ड मध्य प्रदेश को हाल ही में दिया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश को हाल ही में दिया गया है। ये बेसिकली इंडस्ट्रीज, उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पुरस्कार पहले भी मध्य प्रदेश को मिल चुका है 2022 में, फिर 2023 में और फिर लगातार 2024 में। यानी कि MSIFC एक्सीलेंस अवार्ड मध्य प्रदेश को लगातार 3 बार मिल चुका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक यहां पर एक, ये मुझे याद आ रहा है, पूर्व पॉलिटिशियन है ईश्वर दास रोहाणी, है ना, पूर्व पॉलिटिशियन है, 2013 के आसपास जो है इनका स्वर्गवास हो गया था। तो इनके नाम पर, ईश्वर दास रोहाणी के नाम पर तीरंदाजी, तीरंदाजी समझते हैं आप, आर्चरी, है ना, धनुष चलाते हैं, इसमें निशाना लगाते हैं, आर्चरी, तीरंदाजी एकेडमी ओपन की जाएगी, तीरंदाजी एकेडमी ओपन की जाएगी। कौन से? पूर्व राजनेता, पूर्व पॉलिटिशियन के नाम पर, पूर्व पॉलिटिशियन के नाम पर। मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे सही ये नेता ही थे कि क्या थे। अब तो जब मैं वीडियो अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जब पूरी रिकॉर्ड कर लूंगा उसके बाद देखूंगा, अगर सही रहा तो सही, अगर गलत रहा तो आप कमेंट में तो बता ही देते हैं कुछ ना कुछ, है ना, हल्ले काट देते हैं। तो आर्चरी के संबंध में, तीरंदाजी के संबंध में एक एकेडमी ओपन की जाने वाली है जिसका नाम पूर्व पॉलिटिशियन के नाम पर रखा जाएगा, पूर्व पॉलिटिशियन के नाम पर रखा जाएगा। नाम क्या है? ईश्वर दास रोहाणी, ईश्वर दास रोहाणी, ईश्वर दास रोहाणी, ठीक है। अब ये कहां ओपन की जाएगी वो मेन मुद्दा है। तो दोस्तों इसको ओपन किया जाएगा जबलपुर में। कहां ओपन किया जाएगा इसको? इसको ओपन किया जाएगा जबलपुर में। इसको ओपन किया जाएगा कहां पर? इसको ओपन किया जाएगा जबलपुर में। इतनी बात क्लियर हो गई, पक्की चीज। तो ईश्वर दास रोहाणी तीरंदाजी खेल एकेडमी को कहां पर बनाया जाएगा? जबलपुर में। यह प्रश्न हमसे पूछ सकता है वो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज की जो आखिरी खबर है बड़ी सिंपल सी, क्या है? मध्य प्रदेश के टूरिज्म पर्यटन, मतलब मध्य प्रदेश का जो टूरिज्म है, एमपी टूरिज्म के द्वारा, एमपी टूरिज्म समय समय पर टीवी कमर्शियल बनाता रहता है। एमपी टूरिज्म समय समय पर टीवी कमर्शियल बनाता रहता है। टीवी कमर्शियल कुछ नहीं, ऐड जो टीवी पर आप देखते हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो मध्य प्रदेश पर्यटन ने एक टीवी कमर्शियल बनाया है जिसका नाम रखा है स्वागतम बड़ा। क्या नाम रखा है? स्वागतम बड़ा। तो स्वागतम बड़ा जो टीवी कमर्शियल है ये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने बनाया है। इसका नाम बस आपको याद रखना है, स्वागतम बड़ा। जैसे ही आपको दिख जाए स्वागतम बड़ा तो समझ जाना कि एक टीवी कमर्शियल है, एक एड है जिसे एमपी टूरिज्म के द्वारा जो है बनाया गया है। तो दोस्तों इसके साथ मार्च की मैगजीन का पूरा मालपानी जो था वो मैंने निचोड़ के यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। कोई मैगजीन ज़्यादा बड़ी होती है, किसी में ज़्यादा माल होता है, किसी में कम माल होता है। फालतू की चीज़ें पढ़ोगे तो भैया आप समझ लो 12 × 100 यानी कि 1200 पेज पढ़ने पड़ेंगे एक साल में। 1200 पेज जिसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ लगभग समझ लो आप 150 से 200 पेजों में 1200 पेज को। तो ये याद करना ज़्यादा सरल है ना। अब देखो टेस्ट का प्रश्न है, 2028-29 तक मध्य प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ये हमने पिछले लेक्चर में और आज दोनों जगह पढ़ा कि 2028-29 तक मध्य प्रदेश का जो कुल सिंचित क्षेत्र है, टोटल इरिगेटेड एरिया, उसे कितना करना है? आइए देख लेते हैं। 65 लाख हेक्टेयर, 75 लाख हेक्टेयर, 90 लाख हेक्टेयर या 100 लाख हेक्टेयर? बताइए। बड़ा सिंपल है, आपको जवाब पता है। तो मध्य प्रदेश का कुल सिंचित क्षेत्र 2028-29 तक कितना करना है?
100 लाख हेक्टेयर करना है। कितना करना है? 100 लाख हेक्टेयर करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 प्रश्न मैंने रखे हैं आपके टेस्ट के लिए, ठीक है ना, और तीनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आप एक चीज बताना भूल रहे हैं लगातार, आप कहां से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जगह का नाम और आगे हार्ट इमोजी, ये आपको डालना है। यही तो लेवल मेंटेन रखेगा ना भैया, हमारा आपसे जो संपर्क है उसी बात पे जो है मेंटेन होता है, ठीक है। आपको ये तो बताना ही बताना है, क्वेश्चन का आंसर भी देना है, आपको कमेंट करने में मेहनत करनी है सीरीज में, ठीक है। चलिए, ये भी पिछले लेक्चर से प्रश्न है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा गांव है जिसे मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश का वो कौन सा गांव है जिसे मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है? विजयपुर गांव ग्वालियर, या विचारपुर गांव शहडोल, या पथरौटा गांव होशंगाबाद, या नया गांव जबलपुर, है ना। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का मिनी ब्राजील कौन सा है ना। नरेंद्र मोदी जी गए थे विजिट पर, तो आंसर क्या है? शहडोल का विचारपुर गांव। आंसर क्या है? शहडोल का विचारपुर गांव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आ सकता है ये, ठीक है। विचारपुर गांव शहडोल। उसके बाद जो आज का अंतिम टेस्ट का प्रश्न है वो क्या है? निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से क्षेत्र में? जिम्नास्टिक के क्षेत्र में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से क्षेत्र में? जिम्नास्टिक के क्षेत्र में। ऑप्शन क्या है? अशोक कुमार पांडे इंदौर, राकेश चौहान भोपाल, रतन लाल वर्मा उज्जैन, या गिरधारी लाल शर्मा ग्वालियर। तो दोस्तों, मैंने आपको इसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि जब हम जिम्नास्टिक का खेल खेलते हैं, उछल कूद होती है, तो हम गिरते हैं तो चोट लग जाती है, हम पूरे लाल हो जाते हैं, हमारा पूरा शरीर लाल हो जाता है चोट लग के, और बिल्कुल रतन की तरह लाल कलर चमकता है। तो यहां पर जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? रतन की तरह हमारा शरीर लाल चमकता है चोट लग के। तो यहां पर जो सही आंसर है वो क्या है? रतन लाल वर्मा उज्जैन। तो दोस्तों, इसके साथ आपका संदेश मैगजीन का लेक्चर नंबर 12 भी होता है समाप्त। तो याद रखिएगा, मैंने आज आपसे 2 प्रश्न पूछे थे, ठीक है। उन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट में देना है। तीसरा, आपको यह बताना है कि इन 3 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। चौथा, आपको यह बताना है कि आप कहां बैठ के हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जगह का नाम और आगे हार्ट इमोजी के साथ अपना कमेंट पूरा करना है। यानी कि आपके कमेंट में आज 4 लाइन आएंगी। पहला, वो 2 आंसर जो मैंने मांगे हैं। तीसरा, 3 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, और चौथा, कहां से आप देख रहे हैं इस वीडियो को। तो आज के लिए दीजिए मुझको इजाजत। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।